ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वो है डेफिनेशंस। तो अगर अपन AS 16 में अगर डेफिनेशन की बात करें तो बोरोइंग कॉस्ट में मतलब जो भी सारी कॉस्ट मतलब लाइक मेरा इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। तो मेरे इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस जो मेरे बोरोइंग ऑफ द फंड से प्रिटेंड कर रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट हो गया या फिर कुछ इंटरेस्ट या फिर कुछ लाइक सपोज मैं बोरोइंग करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग फीस का पेमेंट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ रिडम्पशन के टाइम पे या फिर कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ इश्यू के टाइम पे। तो ये सारे के सारे जो भी मेरी अदर कॉस्ट हैं वो भी एज अ पार्ट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट ही माना जाएगा। ओके, अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है तो सब फर्स्ट हो गया मेरा इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट हो गया मेरा इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग, सो इसमें है लोन एंड डिबेंचर या फिर मतलब इसमें सब कुछ कवर हो रहा है कि मेरा लोन भी है या डिबेंचर है लाइक शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है कुछ भी है तो उस पर मैंने जो भी इंटरेस्ट पे किया है वो सारा का सारा मेरा बोरोइंग कॉस्ट में कवर होगा। अगर मैं कोई प्रीमियम पे कर रहा हूँ या फिर डिस्काउंट दे रहा हूँ डिबेंचर्स के लिए मतलब प्रीमियम इश्यू के टाइम पे या फिर डिस्काउंट अगर मैं प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे या फिर डिस्काउंट इश्यू के टाइम पे कर रहा हूँ तो वो भी मेरा एज ए बोरोइंग कॉस्ट में ही कवर होगा। कोई भी मैं अगर फाइनेंस कॉस्ट या फिर लीज से रिलेटेड लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस या फिर कोई फाइनेंस चार्ज पे कर रहा हूँ तो वो भी मेरा इसके अंदर कवर होगा। इसके अलावा एक्सचेंज डिफरेंस, तो एक्सचेंज डिफरेंस जो भी है मेरा जो मेरा इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट है तो इसको अपन आगे वैसे कवर कर लेंगे विद एग्जांपल्स। तो पर अभी आप इतना ही समझिए कि इंटरेस्ट एक्सपेंस भी मेरा एज ए पार्ट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट में ही कवर होगा। इसके अलावा लाइक सपोज बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड कुछ भी कॉस्ट मैंने अदर एक्सपेंसेस लाइक कमीशन ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी जो भी मैंने पे किया है वो सारा का सारा इसी बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में ही कवर होगा। ओके, अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे बात करें तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर अपन देखें तो अगर अपन ने जो भी बोरोइंग कॉस्ट किसी भी एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन बात कीजिए, यहाँ पे बोला गया है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन वो भी क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए। तो मैंने कोई भी ऐसी बोरोइंग कॉस्ट जो क्वालिफाइंग एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए फिर प्रोडक्शन करने के लिए पे किया है वो सारा का सारा मेरा बोरोइंग कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज हो जाएगा, उस एसेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट्स की में कैपिटलाइज हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो भी मेरा बोरोइंग कॉस्ट बचता है वो सारा का सारा मेरा P&L में ही चार्ज होगा। राइट, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है। अपन यहाँ पे बात करें कि कोई भी अगर क्वालिफाइंग एसेट्स है उसके मैंने एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन पे कोई भी मैंने बोरोइंग कॉस्ट करी है इनकर करी है तो वो सारा का सारा उसमें कैपिटलाइज होता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है। तो अगर क्वालिफाइंग एसेट्स की बात करें तो कोई भी एसेट्स जो या टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती है। यहाँ पे बोला गया है दोनों के लिए कि कोई भी मेरी एसेट जो टेंजिबल है इंटेंजिबल है और उसको एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है रेडी टू यूज होने में या फिर सेल होने में, मतलब उसको मैं बेचने के लिए या फिर अपने इंटरनल पर्पज कंपनी अपने इंटरनल पर्पज के लिए उसको एक बनाने के लिए एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो उसे ही अपन क्वालिफाइंग एसेट्स बोलते हैं। अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो जनरली मतलब 12 मंथ्स या फिर इससे ज्यादा का टाइम होता है, पर ये डिपेंड करता है कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में। अगर लोन का पीरियड अगर जस्टिफाई कर दे अपन को कि ये 12 मंथ से भी में उसमें ये कवर हो सकता है तो अपन अगर 12 मंथ से कम का भी पीरियड दिया हुआ है तभी अपन उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर अपन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन हमेशा इसको एज्यूम करेंगे कि मेरा ये एसेट जो भी लोन मैंने लिया है और जो भी है वो मेरे एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट्स है और लोन को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यूज किया गया है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कुछ एग्जांपल्स अपन मैंने कवर किए हैं लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, रोड है, डैम है, एयरपोर्ट, ये मतलब जो भी है सारा इसके अंदर कुछ मैंने एडवांस का पेमेंट किया वो सारा कवर होगा। कुछ रेनोवेशन के लिए या फिर मॉडिफिकेशन के लिए कोई प्लांटिंग मशीनरी में जो कुछ भी मैंने किया है अपन उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स में जो भी कुछ रेंटल पर्पज के लिए हैं वो भी सारे कवर होंगे। अगर मैंने कुछ इन्वेंट्री है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में बनती है मतलब जिसका नेचर ही ऐसा है कि वो एक साल में ना बन के 2-3 साल में बनेगी लाइक वाइन, तो वो सारे की सारी एसेट्स अपनी कवर होंगी वो इसी एएस के अंदर कवर होंगी और उसको एज ए अपन क्वालिफाइंग एसेट्स में ही कवर करेंगे। राइट, एसेट्स लाइक मेरा हो गया जो नेचर है लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टाइप की कोई भी एसेट्स हो गई वो इस AS 16 में कवर नहीं होगी, उसको अपन क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं मानेंगे। लाइक डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन बैंक और बैंक बैलेंस, व्हीकल लोन, एडवांसेस, तो ये सारे के सारे मेरे उसके अंदर कवर नहीं होंगे। ओके, अगर कोई इन्वेंट्री उसका नेचर ही ऐसा है कि मतलब वो
रिपीटेटिव बेसिस पे प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो उसको भी अपन क्वालिफाइंग एसेट्स में कवर नहीं करेंगे। सपोज उसका नेचर ऐसा है कि वो 2-3 महीने में रिपीटेटिव लार्ज क्वांटिटी में बन रही है और रिपीटेटिव बेसिस पे बन रही है, शॉर्ट पीरियड में भी बन रही है, तो उसको अपन क्वालिफाइंग एसेट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे, राइट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, टाइप ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। तो मेरी बोरोइंग कॉस्ट कौन कौन सी होती है। तो अगर अपन बोरोइंग कॉस्ट के टाइप्स की बात करें तो बोरोइंग कॉस्ट दो टाइप की होती हैं, एक स्पेसिफिक बोरोइंग और एक हो गया दूसरा मेरा जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग कौन सी हो गई, जो मैंने एक स्पेसिफिक पर्पज या फिर किसी एसेट्स स्पेसिफिक एसेट्स के बनाने के लिए लिया है। सपोज मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे को लोन लिया है, तो वो मैं सिर्फ उस बिल्डिंग के पर्पज के लिए ही यूज कर रहा हूँ, तो इस वाले केस में वो हो गया मेरा स्पेसिफिक बोरोइंग। जनरल बोरोइंग वो होगी जो मैंने स्पेसिफिक बोरोइंग के पर्पज स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं है, वो मैंने जनरली यूज में लिया है, उसको मैं मल्टीपल चीजों के लिए भी किसी एक एसेट्स मल्टीपल एसेट्स बनाने के लिए या फिर किसी भी पर्पज के लिए यूज में ले रहा हूँ, तो वो मेरा हो गया जनरल बोरोइंग्स। इनको अपन कैपिटलाइज कैसे करते हैं अपने एसेट्स की कॉस्ट में, तो उसको अपन यहाँ पे फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट में। तो अगर स्पेसिफिक बोरोइंग, इसको अपन बाद में एग्जांपल्स के साथ में भी अच्छे से एक बार कवर कर लेंगे, पर सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे तो कैलकुलेशन। तो सबसे पहले अपन जो भी मेरा है बोरोइंग कॉस्ट के अपन कैलकुलेशन, जो बोरोइंग कॉस्ट अपन वो निकालेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि सपोज मैंने वो पूरे टाइम के लिए या फिर पूरे पीरियड के लिए मैंने वो बोरोइंग जो भी मैंने बोरोइंग करी थी उसको यूज नहीं किया, उसको मैंने टेम्परेरी किसी और पर्पज के लिए डाल दिया। तो सपोज मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिया या फिर मैंने एफडी कर दी कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो उस केस में जो भी मेरा इंटरेस्ट इनकम बना है वो उसमें से अपन लेस कर देंगे, और उसके बाद में जो भी सपोज मेरा नेट बोरोइंग कॉस्ट आता है उसको अपन एलोकेट कर देंगे। सपोज मैंने 2 बिल्डिंग्स बनाने के लिए 10 करोड़ का लोन लिया था, ओके, उसके अंदर उसकी जो मेरी कॉस्ट बनती है वो सपोज मेरी 2 करोड़ की बन रही है, राइट। तो ये और जो मेरे को वो 10 करोड़ में दो बिल्डिंग्स पे काम में लूंगा 5 करोड़, तो इस केस में जो भी मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा है वो दोनों बिल्डिंग्स के अंदर इक्वली, मतलब जो भी इसका रेशियो है जिस प्रोपोर्शन में मैंने इसको यूज किया है उसमें अपन इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे, ओके। दूसरा केस आता है मेरा जनरल बोरोइंग केस का। तो जनरल बोरोइंग केस में सबसे पहले अपन मेरा जो भी एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर निकालेंगे। सपोज मैंने जो भी बोरोइंग्स ली है उस पर मेरा जो भी एक्सपेंस बन रहा है सबसे पहले उसको निकालेंगे। उसके बाद अपन कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे, मतलब जो भी मेरा एक्सपेंस बना उसके अंदर डिवाइडेड बाई एवरेज बोरोइंग। तो जो भी मेरी एवरेज जनरल बोरोइंग्स है उसको निकालेंगे। जो भी मेरी कैपिटलाइजेशन रेट आ गई उसको अपन ने जितना मैंने क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज में लिया है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में जो भी मेरा बोरोइंग कॉस्ट आया उसको उसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर इसकी अकाउंटिंग एंट्री की बात करते हैं, दोनों केस में सेम अकाउंटिंग एंट्री है। लाइक मैं क्या भी जो भी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन करने की एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डीआर बैंक और टू बोरोइंग कॉस्ट। अगर अपन बात करें एक्सचेंज डिफरेंस, सपोज मैंने कोई एक्सचेंज डिफरेंस के रिगार्डिंग भी अगर मैंने सपोज इंडिया में बोरोइंग न करके मैंने फॉरेन से बोरोइंग करी है, तो इस केस में अपन कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अपन को इन दोनों का लोअर पोर्शन लेना है। सपोज इन सबको अपन एग्जांपल से भी कवर कर लेंगे अभी। तो फर्स्ट है अपना एक्सचेंज लॉस। तो अगर अपन एक्सचेंज लॉस की बात करें तो एक्सचेंज लॉस हो गया, सपोज मैं एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड में कुछ बोरोइंग कर रहा हूँ और एट द ईयर एंड पे उस पर सपोज जो एक्सचेंज रेट है उसमें जो फ्लक्चुएशन आ गया उसके कारण जो भी मेरा एक्सचेंज लॉस हुआ है वो, और सपोज मैं लोकल बोरोइंग करता हूँ और जो मैंने लोकल बोरोइंग करने से मेरे को जो भी मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करी है और जो मैं फॉरेन बोरोइंग कर रहा हूँ उसमें जो भी मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस आ रहा है, इन दोनों इसमें से इसको लेस करने के बाद में जो भी मेरा इन दोनों में से बचता है उसको अपन इसको इसमें यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ओके। तो अगर इसको अपन एग्जांपल से समझना चाहें तो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सपोज एसके वर्चुअल्स है जिसने 20,000 यूएसडी का बोरो किया था और वो 1 अप्रैल 2024 को किया है, ओके, और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% पर एनम है। इस केस में अगर अपन देखें तो सेम बोरोइंग्स अपन इंडिया में भी कर सकते थे और उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 11.5% पर एनम होती। अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को 85.26 है और 31 मार्च 2000 को जो मेरी एक्सचेंज रेट है वो 89.57 है। तो यहाँ पे अगर अपन बोरोइंग कॉस्ट की बात करें तो मेरे को टोटल बोरोइंग कॉस्ट निकालनी है। तो सपोज यहाँ पे अपन क्या करेंगे 20,000, तो जो भी मैंने 20,000 यहाँ पे बोरो किया है उसका 5% से जो भी मेरा इंटरेस्ट बना, तो 20,000 इंटू 5% मेरा 1,000 आ गया और इसको मैंने ईयर एंड की एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो भी आया है वो 89,570 आ गया है, राइट। अब अपने दूसरी स्टेप्स थी कि अगर सेम बोरोइंग्स अगर मैं इंडिया में करता हूँ तब मेरे को क्या इंटरेस्ट का एक्सपेंस पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में 20,000 यूएसडी
इंटू 85.26 जो मेरे एट द टाइम ऑफ 1 अप्रैल 2024 को जो मेरी एक्सचेंज रेट थी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इंडिया की जो बोरोइंग रेट है पे जो इंटरेस्ट बन रहा है, जो इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है उसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो भी बन के आया वो ये आया है। तो दिस माइनस दिस मेरा इंटरेस्ट की सेविंग क्या हो रही है, तो यहाँ पे जो मेरी दिस माइनस दिस जो सेविंग हो रही है वो हो रही है मेरी 106। ओके 106 हो रही है। अब यहाँ पे एक्सचेंज लॉस अपन निकालते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या था कि एक्सचेंज लॉस और इंडिया की बोरोइंग्स पे जो इंटरेस्ट बन के आया और फॉरेन की बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट बन के आया उसको इसमें से लेस करने के बाद जो भी इन दोनों में से लोअर रहेगा उसको अपन को कंसिडर करना है, राइट। तो यहाँ पे इस केस में अपना एक्सचेंज लॉस बन के आया मेरा 89.57 माइनस 85.26 इंटू 20,000, तो मेरा 86,000 का मेरा ये बन के आ गया है। ओके एक्सचेंज लॉस। अब इसको अपन जो दोनों को अपन से कंसिडर करना है 86,000 और 106, तो इन दोनों में जो लोअर है वो 86,000 हो गया। तो मेरा जो टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो मेरा इंक्लूड होगा, जो कैपिटलाइज होगा, वो होगा मेरा 89 जो मेरा एक्चुअल में बन के आया था फॉरेन करेंसी लोन पे 89 और 86 जो मेरा यहाँ पे बन के आया है, तो मेरा ये बन गया 175, राइट। अब अगर अपन ऊपर चलते हैं, ऊपर आ गया सपोज इस केस में इफ देयर एन एक्सचेंज गेन, अगर मेरा इस केस में अगर कोई एक्सचेंज गेन होता तो अपन उसका कुछ स्टेटमेंट नहीं करते, इसको डायरेक्टली अपन पीएनएल में क्रेडिट कर देते, राइट। अगर दूसरा केस है मेरा इफ देयर आर एनी एक्सचेंज डिफरेंस देन द एक्सेस अमाउंट रिक्वायर्स टू बी चार्ज टू द पीएनएल अकाउंट। ओके तो यहाँ पे अपन इसी एग्जांपल में अपन कवर कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे जो मेरा एक्सचेंज लॉस बन के आया है वो 86,000 बन के आया है। सपोज ये 86,000 ना होके ये मेरा अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये मेरा होता, यहाँ पे इसको अपन देखें तो ये मेरा होता 110, ये मेरा होता 110, राइट। तो 110 होता तो इस केस में अपन क्या करते, 110 होता तो यहाँ पे मेरी इंटरेस्ट की सेविंग क्या हुई 106 की, और यहाँ पे मेरा जो बन के आया वो कितना बन के आया 110। तो जो मेरा रिमेनिंग 3,500 का जो भी बचेगा, 3,500 रुपए का जो भी बचेगा वो मेरा पीएनएल के अंदर चार्ज हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैं इंटरेस्ट सेविंग हो रही है मेरी 106। सपोज इस एग्जांपल में अगर अपना जो अमाउंट जो एक्सचेंज लॉस है वो 1,10,000 होता तो अपन क्या करते, तो अपन लोअर को कंसिडर करते हैं, जो मेरा इंटरेस्ट की सेविंग हो रही है और एक्सचेंज लॉस मेरा 1,10,000 है और तो यहाँ पे है, तो इस केस में अपन उस जो सेकंड केस में अपन बात कर रहे हैं तो 106 कवर करते हैं, और जो मेरा बचा हुआ है 106 माइनस 1,10,000 माइनस 1,06,528, जो भी मेरा 3,500 रुपए के अराउंड का जो भी मेरा अमाउंट बचता उसको अपन डायरेक्टली अपन पीएनएल में चार्ज कर लेते हैं, राइट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इफ देयर इन एक्सचेंज गेन इन द नेक्स्ट ईयर। अगर सपोज अपन ने फर्स्ट ईयर में, सपोज अपन ने अभी जो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अपन बात करते हैं इस लास्ट ईयर की, तो अगर सपोज मेरा लास्ट ईयर में जो भी मेरा एक्सचेंज गेन था वो था मेरा 24-25 के अंदर 50,000 एक्सचेंज लॉस था। लास्ट ईयर में एक्सचेंज लॉस था 50,000, उसको अपन ने कैपिटलाइज कर दिया। इस साल के अंदर अगर मेरा को एक्सचेंज गेन हो जाता है तो द पोर्शन, तो 50,000 का सपोज 50,000 तक मुझे वापस से जो मेरा एक्सचेंज गेन हुआ है, सपोज इस साल में मेरा एक्सचेंज गेन हुआ है वो गया 70,000, तो मुझे वो जो 50,000 को वापस से एक्सचेंज गेन में से उसे एडजस्ट करना पड़ेगा जो लास्ट ईयर अपन ने ऑलरेडी उसमें इनकर किया था। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि अब इन सपोज देयर आर एक्सचेंज गेन इन द नेक्स्ट ईयर देन द रिड्यूस अमाउंट देन इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द बोरोइंग कॉस्ट इन दैट ईयर टू द एक्सचेंज ऑफ द टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्सचेंज लॉस, जो अपन ने पुराने सालों में इसको एज ए बोरोइंग कॉस्ट अपन ने कंसिडर किया था, राइट। तो सपोज अपन ने लास्ट ईयर में यहाँ पे अगर अपन एग्जाम्पल लें तो लास्ट ईयर में अपना 50,000 अपन ने कंसिडर किया था, राइट, और इस साल में अपना 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके तो अपन क्या करेंगे, 50,000 तक अपन ने जो एसेट्स है उसकी कॉस्ट को अपन वापस से लेस करेंगे, मतलब जो अपन ने लास्ट ईयर कैपिटलाइज किया था उसको लेस करेंगे, और जो बचा हुआ 20,000 है उस 20,000 को अपन क्या करेंगे इस कॉस्ट एज ए पीएनएल में चार्ज करवेंगे, राइट। ओके
अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मेरा हो गया कमिटमेंट और इन द कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन। मतलब अगर अपन को पीरियड देखना है कि अपन को पीरियड कैपिटलाइजेशन का पीरियड क्या होना चाहिए, राइट। अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन पीरियड की, ओके। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड का अपन बात करने के लिए जो भी मेरा पीरियड है कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट, वो भी इस पीरियड से मतलब इन तीनों में से जो भी विचोर्स लेटर रहेगा उसमें से अपन इसको कैपिटलाइजेशन करेंगे। तो सपोज जिस डेट को मैंने एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया है एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के लिए, तो जो भी मेरी स्टार्ट डेट है या फिर मैंने जो भी जिस डेट से मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर होना स्टार्ट हो गया है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लाइक सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो मैं बिफोर द कंस्ट्रक्शन या फिर प्रायर मतलब जो भी मेरा कमेंस फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले ही मैं कुछ भी कर लेता हूँ। लाइक सपोज मैंने छोटा सा एडमिन का स्टाफ एडमिशन के लिए छोटा कुछ पोर्शन साइड में बना लिया, तो कोई भी नेसेसरी एक्टिविटी मैंने कुछ भी कर लिया है, तो इन तीनों में से जो भी सबसे लास्ट में होगा उस डेट पे अपन इसको कंसिडर करेंगे कमेंसमेंट के लिए, ओके। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्पेंशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन का सस्पेंशन कब होगा, ओके। तो इस केस में अगर अपन बात करें तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो सपोज इफ डेवलपमेंट ऑफ ए क्वालिफाइंग, अगर कुछ पीरियड के लिए अगर अपना सस्पेंड हो जाता है, तो उस पीरियड के लिए कुछ भी रीजन हो, एबनॉर्मल कोई भी एबनॉर्मल रीजन हो, तो उसके अगर उस पीरियड में अगर अपना सपोज मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग का कुछ टाइम के लिए लिफ्ट काम करना बंद कर दिया, सपोज इसके कारण मेरा जो 20वां फ्लोर है उसके ऊपर मेरा सामान नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ भी ऐसा पीरियड हो गया जिसके कारण एबनॉर्मल रीजन है, उसके कारण अपना वर्क स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में अपन जो भी मेरी बोरोइंग कॉस्ट है उसको अपन कैपिटलाइज नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, और इस पीरियड के लिए जो भी अपनी कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट इनकर होगी उसको डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे कुछ अनअवॉइडेबल रीजन है, लाइक सपोज अपन डैम बना रहे हैं और वाटर लेवल कुछ अनअवॉइडेबल रीजन हैं, इसके कारण सपोज लाइक डैम बना रहे हैं और डैम बनाने के कारण वाटर लेवल सडनली हाई हो गया, बढ़ गया, तो अपन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वाले केस में अपन सस्पेंशन नहीं करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट को इनकर करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सक्सेशन, मतलब अपन को बोरोइंग कॉस्ट का कब इनकर करना बंद कर देना चाहिए। तो इस केस में अगर अपनी क्वालिफाइंग एसेट्स टोटली बन गई है या फिर पार्शियली बन गई है रेडी टू यूज के लिए, राइट, और मेरी बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना बंद हो गई है, तो इस केस में अपन उसको कैपिटलाइजेशन को बंद कर देंगे, बोरोइंग कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे, राइट, कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे। अब आगे आ जाती है यहाँ पे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट। तो अगर अपन डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट करें तो अपन को सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी का अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, और जितना भी मैंने बोरोइंग कॉस्ट को ड्यूरिंग द कैपिटलाइज किया है उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट कुछ पॉइंटर्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अगर मेरी क्वालिफाइंग एसेट्स है, कोई भी क्वालिफाइंग एसेट्स है और उसकी जो मेरी कैरिंग वैल्यू है उसकी अगर रिकवरेबल वैल्यू या फिर नेट रिजर्व वैल्यू से अगर कम हो जाती है, राइट, तो इस केस में अपन उसका जो भी मेरा वो वैल्यू कम हुआ है उसको अपन डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज करेंगे। यहाँ पे अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे सपोज मैंने एक एसेट बनाई और उसकी वैल्यू है 10 लाख, अगर उसका बात करें अपन कुछ भी रीजन हो गया, मार्केट के अंदर डिक्लाइन हुआ, तो उसकी वैल्यू होगी मेरी 8,50,000, राइट। तो इस केस में जो भी मेरा 1,50,000 का जो भी मेरा लॉस हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू में जो भी लॉस हुआ है, इसको अपन डायरेक्टली पीएनएल के थ्रू चार्ज करेंगे, ओके। अगर अपन बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वही बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन होगी जिसका मैं उसकी सर्टेनिटी मेजर कर सकता हूँ, उसका अमाउंट मेजर रिलायबली मतलब उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं अपन। इसके अलावा उसका सर्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अपन को बिजनेस को मिलेगा, इसी केस में अपन उसका कैपिटलाइजेशन करेंगे। ये हो गया मेरा रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, यहाँ पे आएगा रिकॉग्निशन, ये रिकंटिन्यूशन लिख दिया, यहाँ पे आएगा रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ओके। अब अपन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 2 से, ओके। तो एग्जांपल 2 में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि 1 अप्रैल 2025 को एक्स के वर्चुअल्स ने डिसाइड किया कि वो एक बिल्डिंग बनाएगी, राइट, और उसको 3 साल कंप्लीट होने में लगेंगे, ठीक है, राइट। अब एस के वर्चुअल्स ने 30 अप्रैल
2025 को एसके वर्चुअल्स ने एक लोन लिया 100 करोड़ का 12% इंटरेस्ट रेट से। ओके, इसमें से 50 करोड़ उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए सेम डेट पे ही अप्लाई कर दिया, राइट। रिमेनिंग वन उन्होंने 15 अक्टूबर को उन्होंने अप्लाई किया। ओके, और इस पीरियड में उन्होंने जो बचा हुआ इनका टेम्परेरी जो भी बचा हुआ पैसा था उन्होंने टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया और उससे उन्होंने 1 CR की इंटरेस्ट इनकम इन्होंने मिल गई, राइट। तो अपन को इस केस में क्या करना है, कैलकुलेट द एसेट्स की कॉस्ट, अपन को एसेट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में अगर अपन बात करें यहाँ पे साइड में, अगर अपन यहाँ पे साइड में बात करें तो 100 CR का अपन ने लोन लिया था, राइट। इसमें से अपन ने 50 CR ही इसको यूज किया है, पर अगर स्पेसिफिक बोरोइंग का केस होता है तो अपन ने चाहे उसको कभी भी यूज किया हो, जिस डेट पे अपन ने उसको ले लिया और अपन एसेट्स के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, उस डेट से पूरा का पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट अपन को कैपिटलाइज करेंगे। तो 100 CR हो गया मेरा, 100 CR को 12% की रेट से मेरा जो भी मेरा बन के आया वो आया 12 CR, राइट। 12 CR को अपन क्या करेंगे, 12 CR को यहाँ पे है 30 अप्रैल, तो अपन 31 मार्च तक मेरे टोटल हो गए 11 मंथ्स। तो यहाँ पे अपने कितने मंथ हुए, 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स के केस में अपन इसको क्या करेंगे, टोटल 12 करोड़ का था तो 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, तो अपना क्या बन गया 11 CR का इंटरेस्ट बन के आ गया यहाँ पे, राइट। इस इंटरेस्ट में अपन ने एक इंटरेस्ट इनकम भी अर्न करी है, तो इंटरेस्ट इनकम अर्न करी है तो ये अपन को इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा 1 CR को। तो टोटल जो मेरी कैपिटलाइज होगी वो होगी 10 CR, राइट। तो यहाँ पे अपन ने 10 CR को ही कैपिटलाइज किया है इस केस में, और जो मेरी एसेट्स की जो जो एट द ईयर एंड पे जो भी मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो मेरी 50 + 10, तो 60 CR मेरी कॉस्ट हो गई है, राइट। अगर अपन बात करें तो कुछ लाइक सपोज यहाँ पे मैंने अपन लिख रखा है डेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज नॉट रिलेवेंट फॉर इन केस ऑफ, अगर स्पेसिफिक बोरोइंग का केस है तो डेट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेवेंट नहीं होता है, और जो इंटरेस्ट मेरा कैपिटलाइज होगा वो अप टू द एसेट्स रेडी टू यूज के लिए और इंटेंडेड यूज के लिए है, या फिर एसेट्स अवेलेबल फॉर सेल तब के लिए ही होगा। और अगर एसेट्स में वो हो चुकी है, रेडी टू यूज हो गई है, तो उसके बाद अपन इंटरेस्ट की कॉस्ट को अपन कैपिटलाइज नहीं करेंगे, राइट। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मिस्टर श्याम है, राइट। एग्जांपल 3, तो एग्जांपल 3 में मिस्टर श्याम है जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, दैट विल बी टेक अप्रोक्स 2 years, तो अगर 2 साल का टाइम लगी कंप्लीट होने के अंदर, ओके। और कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट अपन ने जो कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट किया है वो 1 अप्रैल 2024 को किया है, और कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट होगा वो 31 जनवरी 2026 को होगा, ओके। लोन जो लिया है वो अपन ने लिया है 100 CR का 12% की पर एनम की रेट से। जो एक फर्स्ट लोन जो लिया है वो एक तो अपन ने लिया है 30 जून 2024 को, राइट। और एक सेकंड लोन वो लिया है 50 CR का सेम इंटरेस्ट रेट पे, और वो लिया है 31 दिसंबर 2024 को। कुछ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो इससे मेरे को फाइनेंशियल 24-25 में जो इंटरेस्ट इनकम मिली है वो 2 CR की मिली है, और 25-26 में जो अपन को इंटरेस्ट इनकम मिली है वो 3 CR की मिली है, राइट। तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करना है, जो अमाउंट टू भी कैपिटलाइज होगा दोनों सालों के लिए। तो अगर अपन इसको बात करें यहाँ पे साइड में सोल्व करने का ट्राई करते हैं, तो इस केस में अपना जो फर्स्ट है वो फर्स्ट हो गया 100 CR का, ओके। 1 सेकेंड, 100 CR की बोरोइंग थी, राइट। इस पे 12% और 30/6 को है, तो 30/6 से 9 मंथ्स के लिए हो गया, तो टोटल मेरी कॉस्ट बन के आई वो पूरे साल के लिए क्या आई 12 CR, और इसको अगर अपन 9 डिवाइडेड बाई 12 तो ये कितना हो गया अपना 9 CR, राइट। इसको इसमें से अपन ने टेम्परेरी इनकम भी अपन को मिली है, ओके, 2 CR की। एक दूसरा केस हो गया मेरा 50 CR का, तो दूसरा अपन ने जो बोरोइंग करी है वो करी है 50 CR की, राइट। 12%, और वो है अपन ने यूज लिया है 3 मंथ्स के लिए, तो 50 इंटू 12% हो गया अपना 6 CR, ओके। और इसको अगर अपन बात करें 3 मंथ्स के लिए, 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया अपना 1.5 CR, राइट। तो टोटल अपना जो इंटरेस्ट बना है वो कितना हो गया 9 + 1.5 10.5 CR, राइट।
और इसमें से अपन को एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट की इनकम मिलेगी 2 सीआर की, तो इसको अपन यहाँ से लेस कर देंगे, तो टोटल माइनस 2 सीआर। तो यहाँ पे अपना जो इस साल में जो कैपिटलाइजेशन होगा वो 8.5 सीआर का होगा, राइट। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर अपन नेक्स्ट ईयर की बात करें तो सेम ऐसे ही अपन नेक्स्ट ईयर के लिए करेंगे। तो जो अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 31 जनवरी 2026 के लिए, मतलब टोटल 10 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे सेम केस में, दूसरे केस में अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इसको यहीं पे अपन सोल्व कर लेते हैं। अपना 100 सीआर था, राइट, 100 सीआर और टोटल 10 मंथ्स के लिए है, तो 12% और 12 सीआर हो गया, 12 सीआर हो गया, और 10 मंथ्स के लिए तो 10 सीआर हो गया, 10 मंथ्स के लिए 10 सीआर हो गया, राइट। इसके बाद में 50 सीआर का केस था अपना, 50 सीआर का, 50 सीआर का अपना हो गया 12%, सेम केस, और 6 सीआर आ गया मेरा। और इसको अगर अपन 10 मंथ्स के लिए करते हैं तो मेरा 5 सीआर आ जाएगा। तो टोटल जो अपनी कॉस्ट हुई है वो हो गई 10 प्लस 5, तो 15 सीआर हो गई। और इसमें से अपन लेस कर देंगे 3 सीआर को, तो अपना जो बन के आएगा 12 सीआर अपना सेकेंड ईयर, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर मेरा है 25-26 के लिए जो मेरा कैपिटलाइजेशन होगा वो 12 सीआर का होगा, राइट। तो सेम इसे अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे मेरा 12 सीआर, राइट। अब जो बचे हुए मेरे मंथ्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपन टू मंथ्स के लिए दोनों का निकाल देंगे, तो जो मेरा अमाउंट पीएनएल के लिए चार्ज होगा वो 3 सीआर का हो जाएगा, ओके। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 बात कर रहा है, लाइक सपोज राम लिमिटेड है, राइट। तो राम लिमिटेड ने एक लोन लिया है 10 करोड़ का, ओके, और वो लिया है 1 अप्रैल 2024 को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, राइट। अब उसने फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग स्पेसिफिक लोन हो गया, राइट। फिर एक्सपेंडिचर वाज मेड, तो उसने जो फर्स्ट एक्सपेंडिचर किया है वो फर्स्ट सितंबर को किया है और 12 करोड़ का किया है, ओके। तो अपन को क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट इफ कंस्ट्रक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस एज ऑन द 30 ईयर एंड 31 मार्च, ओके। तो अपन को यहाँ पे कैपिटलाइजेशन जो बोरोइंग कॉस्ट का जो भी कैपिटलाइजेशन करना है उसका अपन को अमाउंट कैलकुलेट करके देना है, राइट। तो इस केस में अगर अपन बात करें यहाँ पे तो अपना 10 सीआर का लोन था, 6% की अपनी इंटरेस्ट रेट थी। तो अगर अपन बात करें तो 10 सीआर इंटू 6%, तो अपना 60 लैक्स का अपना इंटरेस्ट हो गया पूरे साल के लिए, ओके। और अपन ने इसको कब से काम में लिया, 1 सितंबर से। तो अगर अपन ने 1 सितंबर से काम में लिया है तो टोटल जो अपने नंबर ऑफ मंथ्स हो गए हैं वो 7 मंथ्स हो गए, तो 7 डिवाइडेड बाई 12, तो ये अपना निकल के आ गया मेरा 35 लाख। तो अपन 35 लाख तो कैपिटलाइज कर देंगे, और जो बचा हुआ 25 लाख रुपए है उसको अपन पीएनएल में डायरेक्टली चार्ज कर देंगे, राइट। अब अपन दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। सपोज इन द अबव एग्जाम्पल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त इन नेक्स्ट ईयर, ओके। तो फाइनेंशियल 25-26 में ये एसेट्स 31 अगस्त को इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन फाइनेंशियल 25-26, पार्शियली लोन इज पेड ऑन 4 करोड़, ओके। तो ये बात कर रहा है कि अपना जो पार्शियली लोन था, मतलब 10 सीआर के लोन में से 4 सीआर का अपना लोन ऑलरेडी पहले ही पे हो चुका है, ओके। तो 1 अप्रैल 2024 को 10 सीआर में से अपना 10 सीआर में से लोन कितना बचा है, 10 सीआर माइनस 4 सीआर, तो 6 सीआर का बचा है, राइट। 6 सीआर में से अपन इसको बात करें तो 6% की इंटरेस्ट रेट थी, तो टोटल पूरे साल के लिए 36 लाख का अपना इंटरेस्ट बन गया, राइट। अब इसमें से अपन बात करें कि अगस्त तक ही काम में आया है, 31 अगस्त 2025 तक ही काम आया है। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए अपने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स हो गए, तो डिवाइड इंटू 5, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपना जो अमाउंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 15 लाख का। तो 15 लाख अपने चार्ज हो जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे, और 21 लाख अपने पीएनएल में चले जाएंगे, ओके। तो ये अपना एग्जाम्पल 4 कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना आता है एग्जाम्पल 5, ओके। तो एग्जाम्पल 5 में क्या हुआ है, लोन अमाउंट है 100 सीआर का अपना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और इसमें अपन ने जो एनक्लेरी कॉस्ट इनकर करी है, लाइक प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर किया वो 1% है, और डेट ऑफ बोरोइंग टेकन है 1 अप्रैल है, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है 1 मई है, और रेडी टू यूज डेट है 28 फरवरी, ओके। तो मोटा मोटा अगर अपन देखें तो आपने क्वेश्चन ने खुद नहीं बता दिया कि 9 मंथ्स के लिए ये लोन यूज में आया है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करने से अपन को 2 सीआर का भी इनकम मिला है। इस केस में अगर अपन बात करें तो अपन
100 CR था, ओके। 100 CR का 12%, तो 12%, 12 CR हो गया। इसके अंदर अपन ने 1%, तो 1 CR की अपन ने कॉस्ट दे दी, टोटल हो गया 13 CR। पर अपन को 12 CR लेने के बजाय अपन इसको पूरा का पूरा जो लेंगे सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ही कवर करेंगे, तो 9 मंथ्स के लिए अपना हो गया 9 CR। तो 9 CR प्लस 1 CR, तो ये टोटल यहाँ पे 13 CR कैपिटलाइज ना होकर टोटल 10 CR होगा। पर इसमें से भी अपन को लेस करना पड़ेगा मेरे को जो इंटरेस्ट इनकम मिली है 2 CR की, तो यहाँ पे मेरा 8 CR अपना कैपिटलाइज हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना वेटेड एवरेज, कैलकुलेट वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट फॉर द फाइनेंशियल 24-25 के, ओके। तो 1 अप्रैल को लोन लिया है आईसीआईसीआई बैंक से 10 लाख का, 10% की इंटरेस्ट रेट है। 1 जुलाई को दूसरा लोन लिया एसबीआई बैंक से 15 लाख का, 12% की इंटरेस्ट रेट है। थर्ड लोन जो लिया है वो लिया है बीओबी बैंक से 20 लाख का, तो 12% की इंटरेस्ट रेट है। तो अगर अपन तीनों की बात करें, तीनों की अगर इंटरेस्ट रेट की अपन बात करें, तो इस केस में क्या होगा, यहीं पे अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहें तो मेरा 1 लाख हो गया यहाँ पे, 1 लाख, ओके। 10 लाख इंटू 10%, ओके। यहाँ पे हो गया मेरा 15 लाख इंटू 12%, तो 15 लाख इंटू 12%, और इसका अपन कितने मंथ के लिए, 9 मंथ्स के लिए। तो अगर अपन 12 मंथ्स इंटू 9 मंथ्स करेंगे तो ये आ जाएगा मैं 1.35 लाख, राइट, ओके। और थर्ड आ गया अपना 20 लाख, तो 20 लाख इंटू 12%, तो टोटल हो गया मेरा 2,40,000, 2,40,000 4 मंथ्स के लिए है। कैलकुलेट करेंगे तो अपना आ जाएगा 80K, राइट। तो अपना टोटल आ गया 3,15,000 यहाँ पे जो क्वेश्चन में बता रहा है। अब इस केस में अपन देखेंगे ये लोन अपने डिफरेंट डिफरेंट, अपन को वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट निकालनी है, बोरोइंग रेट निकालनी है। तो इस केस में अपना जो अपन ने 1 अप्रैल को लोन लिया था वो पूरे 12 मंथ्स के लिए काम में आया है। जो अपन ने 15 लाख का लोन लिया था वो 9 मंथ्स के लिए काम में आया, और जो 1 दिसंबर को जो काम लोन लिया था वो सिर्फ 4 मंथ्स के लिए ही काम में आया है। तो अपन इसकी वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकालेंगे तो 3,15,000, तो 3,15,000 इधर का अपन साइड में इसको लिखना चाहें 3,15,000 जो अपना टोटल बोरोइंग कॉस्ट है इंटू ने डिवाइडेड बाई एक मेरा 10 लाख पूरे साल के लिए काम में आ गया, ओके। अब इसको प्लस करेंगे, मेरा 15 लाख है, 15 लाख मेरा कितने महीने के लिए काम में आया है, ये सिर्फ काम में आया है 9 मंथ्स के लिए, ओके। और थर्ड केस हो गया, थर्ड केस मेरा क्या है 20 लाख, तो मेरा 20 लाख हो गया, 20 लाख अपना कितने महीने के लिए काम में आया है, सिर्फ 4 मंथ्स के लिए। तो अपन इसको टोटल करके लाएंगे तो 3 लाख, और इसमें से टोटल करके लाएंगे तो मेरा 3,15,000 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन में जो मेरा आएगा 3,15,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो आएगा बन के अपना 27,91,667, और जो मेरी इंटरेस्ट रेट बन के आएगी वो 11.284% बन के आएगी वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट, राइट। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल 7। तो अगर एग्जांपल 7 की बात चलें तो इन कंटिन्यूस तो अबव एग्जांपल 6, ओके। जो भी अपने टोटल बोरोइंग करी थी उसमें से कंपनी जो एक्सपेंडिचर किया है वो इन पे किया है, बिल्डिंग ए पे किया है 1 अप्रैल को 5 लाख, और बिल्डिंग बी पे किया है जुलाई 1 को 8 लाख, 1 अक्टूबर को वापस बिल्डिंग ए पे किया 7 लाख, और 1 दिसंबर को टोटल बिल्डिंग बी पे किया है 10 लाख। तो कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन क्वालिफाइंग असेट्स एंड ट्रांसफर टू बी पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसको किया कि अपने जो वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकल के आई थी 11 पॉइंट, यहाँ पे जो अपन ने कैलकुलेट किया था 11.284, इसको अपन 5 लाख, 5 लाख अपना कब अपन ने, क्वेश्चन जो बता रहा है अपना कितने टाइम के लिए, पूरे 12 महीने के लिए। तो 5 लाख इंटू 11.24 और उसको 12 महीने के लिए काम में लिया जो मैं अपना बन के आया 56,000 बन के आ गया, राइट। सेम ऐसे ही बिल्डिंग बी के लिए कितने मंथ्स के लिए काम में आया, 9 मंथ्स के लिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहा है जुलाई, ये 6 मंथ्स के लिए और ये 4 मंथ्स के लिए। तो अपन टोटल को जो भी अपनी वेटेड एवरेज बोरिंग रेट आई उससे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल इंटरेस्ट बन के आ गया अपना जो भी कैपिटलाइज होना है क्वालिफाइंग एसेट के लिए वो बना है 2,01,231, और जो भी इसमें से बचा मतलब जो टोटल अपनी बोरोइंग कॉस्ट कितनी थी, टोटल बोरोइंग कॉस्ट अपनी थी 3,15,000, इसमें से अपन ने इतना कैपिटलाइज कर दिया, बचा हुआ अपना पीएनएल में चार्ज बैक हो जाएगा, ओके। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो एग्जांपल है अपना 8, एग्जांपल 8 की बात करें तो एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग लॉन्च फॉर द ईयर 25 24 25 के लिए, राइट।
अब इसमें लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक का 18%, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक का 8%, लोन फ्रॉम एनबीएफसी है 20%, और ये स्पेसिफिक लोन है और तीनों के लैक अमाउंट है 1000, 1500, 1500 और 1000, और अमाउंट है सारे लैक्स में। अगर अपन बात करें तो लोन फ्रॉम एनबीएफसी इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ए, but the construction is not started during the financial year 24-25. Okay, date of loan from the NBFC is 1st January 2025. On 1st June 2014, X Limited began the construction of building B by using existing borrowing. X Limited incurred 300 lakhs on 1st June 24 और 800 lakh on 1st October 24. Calculate the borrowing cost. Borrowing cost to be capitalized and borrowing cost to be charged to the P&L account. Right? तो अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो फर्स्ट अगर अपन देखें एनबीएफसी से, तो एनबीएफसी का तो इस साल में कुछ भी नहीं है, तो जो भी सारी मेरी बोरोइंग कॉस्ट है, लाइक सपोज इस साल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मेरी सारी की सारी जो भी कॉस्ट है वो डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज हो जाएगी। तो वन अगर अपन यहाँ पे बात करें तो मेरा हो गया 1000, तो 1000 यहाँ पे हो गया इंटू 20% की रेट है। ओके, और कितने मंथ के लिए है? जो लोन लिया है अपन ने 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को 3 इंटू 12, तो जो भी मेरा अमाउंट बन के आया 50 लैक्स का, ये डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज हो जाएगा, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। दूसरा, अगर अपन लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो ये अपना दोनों 1 अप्रैल 24 को मिले हैं, तो इसका 1000 इंटू 18% और फिर टोटल आ जाएगा पूरे 12 मंथ के लिए, और ये आ जाएगा मेरा 1500 इंटू 8% और भी पूरा यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया है। टोटल इंटरेस्ट बना अपना 3 CR का। ओके, वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट निकालें तो दोनों पूरे साल के लिए, दोनों बोरिंग्स पूरे साल के लिए काम में आई है, तो टोटल अपना 2500 हो गया, 2500 लाख, और यहाँ पे हो गया 3 CR। तो इसमें से अगर अपन निकालेंगे तो 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 25 करोड़, तो अपन जो वेटेड एवरेज बोरिंग रेट में निकल के 12% बन के आई है। अगर इसकी कैपिटलाइजेशन की बात करें तो अपना जो फंड काम में आया है वो 300 लाख अपना 1 जून को काम में आया है, तो टोटल हो गया ये 10 मंथ के लिए काम में आया है, और 800 है वो हो गया मेरा 1 अक्टूबर, मतलब ये टोटल अपना काम में आया है 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे 1 जून को और 3 करोड़ और 8 करोड़, 8 करोड़ हो गया अपना 1 अक्टूबर को, 3 करोड़ हो गया 1 जून को, तो इसका अपन इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और निकाल देंगे, टोटल होगा 78। तो टोटल बोरोइंग है मेरा 3 में से 78 मेरा कैपिटलाइज हो जाएगा, तो बचा हुआ मेरा जो भी है वो पीएनएल में चार्ज होगा। ओके, तो ये अपना बोरोइंग कॉस्ट का ऐसे ही आगे काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। ओके, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एग्जांपल आ गया अपना कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन पे। तो अगर अपन कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे है XYZ लिमिटेड has undertaken a new construction project that is beginning financially through following borrowings. The following key event occurred during the year. Okay, तो 10 अप्रैल को इंटरेस्ट ऑन लोन रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट, तो 10 अप्रैल को अपना इंटरेस्ट इनकर होना स्टार्ट हो गया है। 5 मई को टेक्निकल साइड पे जो प्लानिंग एक्टिविटी है वो हुई है, और 10 जनवरी को एक्चुअल में जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, और 18 जून को फिजिकल कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ है। तो इस केस में अपनी जो फर्स्ट 3 कंडीशन होती हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, अगर ओपन वापस रिकॉल करें इसको, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन थी कि डेट ऑफ एक्चुअल, किस डेट पे अपन ने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के लिए किस डेट पे स्टार्ट हुआ है। ओके, एक्सपेंडिचर डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट के डेट पे स्टार्ट हुई है, और जो नेसेसरी एक्टिविटी होती हैं लाइक कुछ भी एडमिन या टेक्निकल रिलेटेड वो भी सारे कब स्टार्ट हुए हैं, इन तीनों में से जो भी रिलेटेड वाली डेट होगी उसमें आएंगे। तो अपन इस एग्जांपल में बात करें तो अपनी जो सारी की सारी कंडीशन हो रही है वो 10 जून वाले केस में हो रही है। लाइक सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट इनकर होना स्टार्ट हो गया। दूसरे केस में यहाँ पर अपन देखें तो स्लाइड की प्लानिंग एक्टिविटी वाले वर्क स्टार्ट हो गया, और थर्ड वाले केस में एक्चुअल में मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, एक्सपेंडिचर स्टार्ट किया है उसमें, तो 10 जून यहाँ पे इस केस में हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर आप रीड कर लेना 10 जून यहाँ पे आ रहा है। ये कुछ एग्जांपल है सस्पेंशन के हैं, जो यहाँ पे बता रखा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड 1 अक्टूबर 24 से जनवरी 25, ड्यूरिंग विच द certain heavy construction equipment in use was shifted to another site. As active development of the qualifying assets is interrupted during the period, capitalization of borrowing should be suspended for the such duration, right? जैसे लास्ट इज सक्सेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन का हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल यहाँ पे कवर करे हुए हैं, राइट?